एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जैसे ही ड्रैगन एंटेरिस मोहन की गंध को महसूस करता है, वो उसके भीतर से लिन की आभा को भी महसूस करता है। इसी वजह से वो थोड़ा चौंक जाता है और मोहन से पूछता है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन तुमसे आने वाली गंध उस लड़के जैसी क्यों लग रही है? ये सुनकर मोहन थोड़ा उलझन में पड़ जाती है। ड्रैगन की बात को दोहराते हुए वो कहती है, एक लड़के की गंध? फिर घबराकर वो जल्दी से ड्रैगन एंटेरिस से पूछती है, क्या आप लिन मोयू की बात कर रहे हैं? क्या आप उससे मिले हैं? वो मेरा छोटा भाई है। जैसे ही एंटेरिस मोहन के मुंह से ये सुनता है, वो गुस्से में बोलता है, तो ऐसा है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसकी आभा को अपने साथ लिए घूम रही हो। वो लड़का, उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सुनकर मोहन मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, तो शाव वास्तव में ऐसे किसी अस्तित्व को जानता है, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा क्या किया होगा? उधर ड्रैगन एंटेरिस अपने मुंह को खोलता है ताकि सौदे के अनुसार लाया गया सामान ले सके। वो वस्तु सीधे उसके मुंह में उड़कर चली जाती है। उसे लेने के बाद वो अपनी नज़र डायन की ओर घुमाता है और गंभीर स्वर में कहता है, तुम इतनी महत्वपूर्ण घड़ी में ड्रैगन पर्ल लेकर आई हो, लगता है तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। ये सुनकर डायन गंभीरता से जवाब देती है, जब अंत करीब हो तब भी आखिरी दांव जरूर लगाना चाहिए। जैसे ही ये शब्द कहे जाते हैं, पास खड़ी मोहन चौंक जाती है और जल्दी से अपने गुरु से पूछती है, टीचर, इसका क्या मतलब है? उसका शिक्षक गंभीर स्वर में जवाब देता है, इस बार जब तुम्हारा शिक्षक जाएगा तो ये 9 मौत और 1 जीवन का मौका होगा। संभावना है कि मैं कभी वापस ना आऊं। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। फिर डायन ड्रैगन एंटेरिस की ओर मुड़कर कहता है, लॉर्ड एंटेरिस, मैं अपने शिष्य को आपके हवाले करता हूं। इतना कहकर वो बिजली की गति से उड़ जाता है और मोहन को पीछे छोड़ देता है। अपने शिक्षक को जाते हुए देखकर मोहन भावुक होकर उसे पुकारती है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और दुख उसे घेर लेता है, लेकिन उसका शिक्षक जा चुका होता है। डायन के जाने के बाद ड्रैगन एंटेरिस एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ता है। उस ऊर्जा से बना एक चिन्ह उसके माथे पर प्रकट होता है और वो ऊर्जा मोहन की ओर बढ़कर उसे प्रभावित करती है। फिर वो उससे कहता है, ये मेरी इच्छा का एक अंश है। ये सामान्य रूप से तुम्हारी आध्यात्मिक दुनिया में सोया रहेगा और केवल तब जागेगा जब तुम खतरे में होगी। हमारे सौदे के अनुसार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए किसी को मारूंगा नहीं। वो शक्तिशाली ऊर्जा मोहन को घेर लेती है और उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है, फिर धीरे धीरे उसके भीतर समा जाती है। कुछ समय तक ऊर्जा उसके आसपास रहती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद मोहन सम्मानपूर्वक झुककर कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड। ड्रैगन शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सौदा है। गंभीर और भावुक स्वर में मोहन फिर पूछती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ लॉर्ड, मेरे शिक्षक कहाँ गए हैं? ड्रैगन एंटेरिस उसे गंभीरता से देखता है और गरजते हुए कहता है, लिन के खातिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। फिर वो समझाना शुरू करता है, ये दुनिया एक पिंजरा है। पहले इस पिंजरे से बाहर जाने के रास्ते थे, लेकिन बाद में वो रास्ते बंद कर दिए गए। इस पिंजरे को तोड़ना बेहद कठिन है, हालांकि किसी ने इसमें एक छेद बना दिया है। अगर कोई उस छेद से निकल सके तो बाहर की दुनिया बहुत विशाल और असीमित है। तुम्हारा शिक्षक उसी छेद से बाहर निकलने गया है, क्या तुम समझी? ये सुनकर मोहन पूछती है, वो छेद, वो बहुत खतरनाक है ना? ड्रैगन एंटेरिस गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या मैंने पहले नहीं कहा, 9 मौत 1 जीवन का मौका। निराशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण होती है। तुम अपने छोटे भाई जितनी चतुर नहीं हो, अगर वो होता तो इतना सवाल नहीं करता। फिर वो ऊपर देखता है और आगे कहता है, अगर तुम और जानना चाहती हो तो अपने शिक्षक और अपने भाई की तरह मेरे साथ सौदा करो, मेरा काम पूरा करो और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। मोहन गंभीरता से पूछती है, आपको क्या चाहिए? एंटेरिस अपना पंजा उठाकर उसकी ओर इशारा करता है और कहता है, तुम अभी योग्य नहीं हो। जब तुम हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट गॉड रियल्म तक पहुंच जाओ तब वापस आना। ये सुनकर मोहन कहती है, लगता है आपकी नज़र में लॉर्ड मोयू मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ड्रैगन एंटेरिस जवाब देता है, हाँ, वो वास्तव में असाधारण है, सबसे उत्कृष्ट जिसे मैंने कभी देखा है। उसी की वजह से मैंने तुमसे बात करने की अनुमति दी है। ये कहकर वो फिर अपना पंजा उठाता है और एक शक्तिशाली ऊर्जा बनाता है। बस, हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। जब तुम्हारा स्तर उस स्तर तक पहुंच जाए तब फिर मुझसे बात करना। जैसे ही ऊर्जा बनती है, एक पोर्टल जैसा द्वार प्रकट होता है। मोहन अनचाहे उसमें खिंच जाती है और गायब हो जाती है। इसके बाद कहानी शुइंग के स्थान पर शिफ्ट होती है, जहां शुइंग, मॉजिंग हाई और सम्राट साथ में है। इस समय शुइंग कई औषधियां बनाने में व्यस्त है। मॉजिंग हाई गंभीर भाव से पूछता है, मेडिसिन गॉड शू, सोल फ्यूजन पोशन की तैयारी कैसी चल रही है? जवाब में शुइंग कहता है, सब कुछ तैयार है, जिसमें सोल फ्यूजन ग्रैंड एरे भी शामिल है और शेन की तरफ से भी सब तैयार है।
इस समय सम्राट भी गंभीर स्वर में कहता है, हाल ही में अन्य राष्ट्रों में भी इंसेंस सोल बीस्ट द्वारा लोगों के परजीवी बनने के मामले सामने आने लगे हैं। अब वे सब एकजुट हो गए हैं और हमसे सोल फ्यूजन पोशन का फॉर्मूला मांगने की तैयारी कर रहे हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व का सवाल है, शायद हम मना ना कर सकें। बगल में खड़े मॉजिंग हाई कहते हैं, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत होगा। अगर ऐसा है तो ये गुट और भी ज्यादा शक्तिशाली विशेषज्ञ हासिल कर सकते हैं। शूपिंग शांत मुस्कान के साथ कहता है, चिंता मत करो, ये बूढ़ा आदमी फॉर्मूला बदल देगा। नया वर्जन केवल सोल डिवोरिंग बीस्ट को मारेगा। इंसेंस सोल बीस्ट की असली शक्ति उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस पर सम्राट फिर गंभीर स्वर में कहता है, ये फॉर्मूला बेहद कीमती है। इसे जनरल लिन ने बहुत मेहनत के बाद हासिल किया है, इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं दे सकते। लेकिन हम इस मौके का फायदा उठाकर इसके बदले भारी मात्रा में संसाधन ले सकते हैं। ये सुनकर मॉजिंग हाई कहता है, साम्राज्य ने इस योजना में वास्तव में बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है, बहुत सारे संसाधन खर्च कर दिए हैं। पीछे खड़े शूपिंग कहते हैं, परफेक्ट, हम उनसे कुछ वापस ले लेंगे। इसके बाद कहानी बा के यार्ड में शिफ्ट होती है, जहां बाज शांत खड़ा है। तभी लिन टेलीपोर्ट होकर आता है और तुरंत कहता है कि वो वापस आ गया है शिक्षक। इस समय नायक का लेवल पहले ही 63 हो चुका है। उसे देखकर बाई मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पहले ही लेवल 63, लगता है क्लैन डिवाइन पैलेस का लेवलिंग इफेक्ट काफी अच्छा है। फिर गंभीर होकर वो कहता है, मोयू, सोल फ्यूजन ग्रैंड एरे पूरा हो चुका है। ओल्ड मंग अंतिम जांच कर रहा है। एरे जल्द ही सक्रिय होगा, क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर लिन दृढ़ और गंभीर भाव से जवाब देता है, प्लीज निश्चिंत रहें शिक्षक, ये काम निश्चित रूप से सफल होगा। इसके बाद कहानी सीधे सोल फ्यूजन क्षेत्र में शिफ्ट होती है, जहां शक्तिशाली सोल फ्यूजन फॉर्मेशन पहले ही पूरा हो चुका है। इसके पूरा होते ही पहले बंजर और खाली द्वीप चमकने लगता है और चारों ओर प्रकाश फैलने लगता है। इस समय लिन भी वहां टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुका है। फॉर्मेशन को ध्यान से देखने के बाद उसमें प्रवेश करने से ठीक पहले वो गंभीर स्वर में कहता है, डेमन एम्परर और ड्रैगन एम्परर इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। चूंकि वे दूसरे लोक से आ रहे हैं, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेरे पास अभी भी 6 डिवाइन ग्रेड लॉ आर्टिफैक्ट्स हैं, शायद वे काम आ सकते हैं। फिर अपनी बहन के बारे में सोचते हुए वो धीरे से कहता है, पता नहीं मेरी बहन कहाँ गई है। अगर वो यहाँ होती तो शायद आत्मा शक्ति का कुछ हिस्सा शेयर कर सकती। तभी मंग उसके पास आता है और उसके बगल में रुक जाता है। उसके गंभीर चेहरे को देखकर मंग कहता है, मोयू, पूरी तरह ध्यान लगाकर फॉर्मेशन को नियंत्रित करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। मंग की बात सुनकर लिन सहमति में सिर हिलाता है। इसके बाद मंग आगे बढ़ता है और हवा में उठ जाता है। वो शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ता है और शेंगशिया टावर को बुलाकर फॉर्मेशन को सक्रिय करता है। तेज ऊर्जा तरंगों और भारी दबाव के बीच शेंगशिया टावर फॉर्मेशन के ठीक ऊपर आकाश में प्रकट होता है। टावर के अंदर से शक्तिशाली चेनें निकलती हैं, जो चारों ओर फैलकर जमीन में गहराई तक धंस जाती हैं। इससे फॉर्मेशन पूरी तरह टावर की सुरक्षा में आ जाता है। तभी लिन आगे बढ़ता है और फॉर्मेशन में प्रवेश करता है। अंदर जाते ही वो ठीक केंद्र में पद्मासन लगाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो केंद्र में स्थिर होता है, सोल फ्यूजन एरे सक्रिय हो जाता है। तेज चमकदार बिजली उसकी देह पर गिरने लगती है। इस समय उसका चेहरा बेहद गंभीर है, शांत, केंद्रित और दृढ़, जबकि वो उस शक्ति को सहन कर रहा होता है। जैसे ही लिन मोयू फॉर्मेशन के अंदर बैठा, उसके भीतर से एक शक्तिशाली प्रकाश फूट पड़ा और पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। वो चमक इतनी तीव्र थी कि वो हर जगह से दिखाई देने लगी, यहां तक कि जैगिंग अकेडमी और नानहोंग सिटी से भी। एक जलता हुआ प्रकाश स्तंभ सीधे आसमान में उठ गया और पूरा क्षेत्र जहां फॉर्मेशन सक्रिय हुआ था, अब तेजी से चमक रहा था। फॉर्मेशन के केंद्र में जहां लिन बैठा था, वहां पहले से ही कई छोटे छोटे फॉर्मेशन नोड्स बन चुके थे। उनमें से हर एक भी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। उसके सामने खड़े बी ने फॉर्मेशन को घूरते हुए कहा, हर एक प्रकाश बिंदु एक फ्रेग्रेंट सोल बीस्ट का प्रतिनिधित्व करता है। यहां उनकी संख्या शायद 2 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। फॉर्मेशन के अंदर लिन मोयू की आंखें चमक रही थीं। फिर उसने अनिहिलेशन सोल बीस्ट को सक्रिय किया। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, प्रकाश उन सभी लोगों की ओर बढ़ गया जिनके शरीर में सोल ईटिंग कीट मौजूद थे। जहां जहां ये कीट थे, वहां प्रकाश पहुंचा और उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। ये एक ही समय में अनगिनत लोगों के साथ हुआ। उनके शरीर से जुड़े सोल ईटिंग कीट उस शक्तिशाली प्रकाश द्वारा पकड़ लिए गए और उनकी आत्मा शक्ति को सोख लिया गया। वो सारी ऊर्जा सीधे लिन के पास वापस बह गई। इसके परिणाम स्वरूप उसे तुरंत 20 मिलियन से भी अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए। हर अनुभव और हर आत्मा शक्ति के बढ़ने के साथ वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी आत्मा फैल रही है। इस परिवर्तन को महसूस करते हुए उसने सोचा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ।
मेरी आत्मा लगातार मजबूत हो रही है। लगभग तुरंत ही उसका स्तर बढ़ गया। अपने स्तर को बढ़ते हुए देखते हुए उसने समझा, तो यही लेवल अप होने का असली सार है। लेवल अप का मतलब है आत्मा का मजबूत होना। इस समय लिन के चारों ओर भयंकर बिजली कड़क रही थी। फॉर्मेशन के बाहर उसके दोनों शिक्षक बाय और मंग पहरा दे रहे थे। दोनों आपस में बात करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। उस बच्चे लिन की आभा डरावनी गति से बढ़ रही है। मंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, हम भी उससे फायदा उठा रहे हैं। हमने बह रही आत्मा ऊर्जा का कुछ हिस्सा सोख लिया है। उसके पास खड़े बी का चेहरा भी गंभीर हो गया। सावधान रहो, इतनी बड़ी हलचल के साथ ड्रैगन कबीला और एबिस इसे शांति से जारी नहीं रहने देंगे। फॉर्मेशन के अंदर लिन का स्तर बिना रुके लगातार बढ़ता रहा। शक्तिशाली बिजली उस पर गिरती रही। छोटे छोटे बिजली के प्रवाह उसके शरीर से निकलकर हर उस जगह तक पहुंच रहे थे जहां सोल ईटिंग कीट मौजूद थे, जिससे उसे अनुभव मिल रहा था और उसका स्तर और भी ऊंचा होता जा रहा था। लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक एक स्पेस टाइम दरार बन गई। एक छोटा टेलीपोर्टेशन गेट प्रकट होने लगा। उसे देखते ही बी और मंग दोनों चौंक गए। पोर्टल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके अंदर काली ऊर्जा घूम रही थी और बैंगनी बिजली तेजी से चमक रही थी। ये देखकर बी तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। वे आ गए हैं, मुझे पता था। वे कमीने कभी भी लिन मोयू को आत्माशक्ति सोखते हुए चुपचाप नहीं देखेंगे। मंग की आवाज भी गुस्से से भरी थी। मुझे नहीं पता ये ड्रैगन कबीला है या एबिस, लेकिन चाहे जो भी हो, हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। पोर्टल के अंदर से वाइल्ड किंग बीस्ट जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसी समय मोसिंग हाय और निंग टारन वहां टेलीपोर्ट हो गए। जैसे ही उन्होंने वाइल्ड किंग बीस्ट को देखा, दोनों स्तब्ध रह गए। ये डेजोलेट बीस्ट का राजा कैसे हो सकता है? फिर फुन चांगेन, फुन परिवार का एक गॉड लेवल पावर हाउस भी वहां आ गया। उसने वाइल्ड किंग बीस्ट को देखकर चिंतित होकर कहा, हमें इन्हें रोकना होगा। हम डेजोलेट बीस्ट के राजा को मानव दुनिया में प्रवेश नहीं करने दे सकते। इसके बाद कहानी ड्रैगन वर्ल्ड में शिफ्ट होती है। वहां ड्रैगन एम्परर जबरदस्ती एक स्पेस टाइम टनल खोलता है और ठंडे स्वर में कहता है, तुम मूर्ख इंसानों, मुझे खुद कदम उठाने की क्या जरूरत होगी? मुझे बस डेजोलेट वॉइड की भूमि को तुम्हारी दुनिया से जोड़ना है। अब मैं बैठकर तमाशा देखूंगा। वो भारी ऊर्जा छोड़ता है और पोर्टल को जबरदस्ती खोल देता है। इसका प्रभाव तुरंत और भयानक होता है। झटका उसके शरीर को बुरी तरह हिला देता है। उसके मुंह से खून निकलता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, स्पेस टाइम मार्ग को जबरदस्ती जोड़ने पर मुझे कानूनों की सजा मिली है, लेकिन इससे मानव जाति नष्ट होती है तो इसके लिए ये सही है। कहानी फिर मानव दुनिया में लौटती है। स्पेस टाइम टनल अभी भी खुल रही होती है। ये देखकर बी जोर से चिल्लाता है, नहीं, हमें इस स्पेस टाइम मार्ग को नष्ट करना होगा। वो मंग की ओर मुड़कर पूछता है, ओल्ड मंग, अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ तो क्या तुम इसे कर सकते हो? इस समय मंग अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि टनल पूरी तरह न खुल सके। वो अपनी सारी ऊर्जा शैंक्शिया टावर में डाल रहा होता है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसके माथे से पसीना बह रहा है और वो साफ तौर पर थका हुआ है। फिर भी वो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। फॉर्मेशन के अंदर लिन ये सब देखकर कहता है, मेरे शिक्षक मेरे लिए मानव जाति के लिए खून बहा रहे हैं। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपना परिवर्तन पूरा करना चाहिए। इसके बाद कहानी एबिस वर्ल्ड में शिफ्ट होती है। वहां डीमन एम्परर ये सब देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है ड्रैगन एम्परर अब खुद को रोक नहीं पा रहा, तो अब मेरी बारी है। दृश्य फिर लिन के स्थान पर लौटता है। मंग और बी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं सामने के पोर्टल को रोकने की, लेकिन उसी समय एक और पोर्टल कहीं और खुल जाता है। इसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये डीमन एम्परर है। जैसे ही पोर्टल खुलता है, उसके अंदर से डीमन एम्परर का एक विशाल हाथ बाहर निकलता है। जैसे ही वो प्रकट होता है, वो सीधे लिन मोयू की ओर बढ़ता है। तभी लिन के कानों में एक आवाज गूंजती है जो उसे पीछे देखने के लिए कहती है। लिन गंभीर चेहरे के साथ पीछे मुड़ता है और तुरंत अपने स्केलेटन किंग को बुलाता है। स्केलेटन किंग सीधे आसमान में प्रकट होता है। उसी क्षण लिन स्ट्रॉन्ग सोल्जर क्षमता को सक्रिय करता है, जिससे स्केलेटन किंग में और भी ज्यादा ऊर्जा भर जाती है। स्केलेटन किंग अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ता है और खतरे की ओर बढ़ता है। लिन के समन को देखकर बाय पूरी तरह चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये क्या है? इतना भयानक समन, इसमें तो गॉड लेवल आभा भी है। उस बच्चे लिन ने ये कौशल कब जागृत किया? उधर स्केलेटन किंग आगे बढ़ता है और अपना गॉड स्लेइंग कौशल सक्रिय करता है। उसी समय वो एलिमेंट एक्सप्लोजन छोड़ने की तैयारी करता है। जैसे ही दोनों हमले तैयार होते हैं, वे डीमन एम्परर के हाथ की ओर छोड़ दिए जाते हैं। हमले पूरी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं, डीमन एम्परर हाथ मुट्ठी बनाकर उन्हें कुचल देता है। हमले इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उसे घायल कर दिया।
उसकी हथेली कट गई, लेकिन अगले ही क्षण उसका हाथ भयानक गति से स्केलेटन किंग की ओर बढ़ता है और हमला करने की तैयारी करता है। ये देखकर लिन तुरंत स्केलेटन किंग को एब्सोल्यूट डिफेंस एक्टिवेट करने का आदेश देता है। स्केलेटन किंग तुरंत रक्षा एक्टिवेट करता है, लेकिन डीमन एम्परर का हाथ टकराते ही उस रक्षा को तोड़ देता है। डीमन एम्परर स्केलेटन किंग को पकड़ता है और जोर से दबाकर उसे टुकड़ों में कुचल देता है। ये देखकर लिन पूरी तरह शॉक और घबराहट में आ जाता है। कैसे? ये कैसे संभव है? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसकी आंखों में अविश्वास भर जाता है। स्केलेटन किंग के पास स्पष्ट रूप से गॉड लेवल शक्ति थी, फिर भी वो डीमन एम्परर के सामने इतना कमजोर कैसे हो गया? तभी लिन के कानों में ड्रैगन एंटार की आवाज गूंजती है। डर गए बच्चे? लिन एक पल के लिए जम जाता है। वो उस आवाज को पहचानता है। एंटार फिर शांत लेकिन तेज स्वर में कहता है, ध्यान भटकाना बंद करो। मैं सिर्फ इस छोटी लड़की से जुड़ी अपनी इच्छा का एक अंश हूं। उसी क्षण आग से बना एक जलता हुआ फीनिक्स आसमान को चीरता हुआ बेहद तेज गति से युद्ध क्षेत्र की ओर उतरता है। उसकी लपटें चारों ओर भयंकर रूप से घूम रही होती हैं। उस फीनिक्स के ऊपर मोहन खड़ी होती हैं। जलती हुई लपटों पर सवार होकर वो सीधे उस फॉर्मेशन की ओर बढ़ती हैं जहां डीमन एम्परर का हाथ निकल रहा होता है। जैसे ही वो पहुंचती हैं, वो फीनिक्स से छलांग लगाती हैं और हमला करने की तैयारी करती हैं। अपनी बहन को वहां देखकर लिन एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। आग का फीनिक्स सीधे डीमन एम्परर के हाथ से टकराता है और तुरंत उस पर फैल जाता है। लपटें चारों ओर फैलकर पूरे हाथ को घेर लेती हैं। डीमन एम्परर का हाथ जलने लगता है। इस नुकसान के कारण वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। ये देखकर लिन का दिल कांप जाता है। वो सच में डीमन एम्परर को घायल कर सकती है। लगता है बहन पहले ही गॉड लेवल शक्ति तक पहुंच गई है। क्या उसकी वृद्धि की गति थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं है? मोहन भयंकर लपटों से घिरी हुई फियर्स ड्रैगन वाइल्ड डांस करने लगती हैं। आंखें बंद करके वो सुंदर लेकिन उग्र रूप से डीमन एम्परर के हाथ के सामने चलती हैं। उसकी हर महक से आग की विशाल लहरें बाहर निकलती हैं। लपटें इकट्ठी होकर फिर से फीनिक्स का रूप ले लेती हैं और सीधे डीमन एम्परर की ओर बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही हमला पास आता है, डीमन एम्परर शांत भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो इस हमले को अपनी हथेली में पकड़कर आसानी से कुचल देता है। इस बार हमले का लगभग कोई असर नहीं होता। ये देखकर मोहन चौंक जाती हैं। उसका शक्तिशाली हमला मुश्किल से कोई निशान छोड़ पाया। डीमन एम्परर का हाथ फिर से नीचे आता है। बिना झिझक के लिन चिल्लाता है, बाहर आओ स्केलेटन किंग। स्केलेटन किंग फिर से प्रकट होता है और लिन तुरंत उसे आगे हमला करने भेजता है। एंटार की आवाज फिर गूंजती है, इस बार और ठंडी। हार मान लो लड़के, तुम्हारे कौशल बेकार हैं। तुम्हारी शक्ति और डीमन एम्परर की शक्ति में मौलिक अंतर है। लिन की आंखों में गुस्सा चमकता है और वो पूछता है, क्यों? एंटार शांत स्वर में जवाब देता है, ये कानूनों की शक्ति है। चाहे तुम्हारे गुण कितने भी मजबूत हों, चाहे तुम्हारी रक्षा कितनी भी ऊंची हो, इसका कोई मतलब नहीं है। डीमन एम्परर के लॉ पावर के सामने तुम्हारा स्केलेटन तुरंत नष्ट हो जाएगा। जैसे ही वो ये कहता है, स्केलेटन किंग फिर से कुचल दिया जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। हार मान लो लिन मोयू, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यही कानूनों की शक्ति है। कानून शक्ति का उत्कर्ष है। समान गुण होने के बाद भी तुम कभी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकते। लिन डर के साथ ये सब सुनता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसी समय मोहन उसके सामने आ जाती है और उसे पीछे हटने के लिए कहती है। दूर खड़े बाय उसे साफ देखकर चौंकते हुए कहते हैं, अर्थ फायर पर्ल, ये एक पौराणिक खजाना है जिसमें पृथ्वी के केंद्र की अग्नि की शक्ति समाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी ये उसे दे देगा। मोहन पहले ही एक और विशाल अग्नि प्रकार का हमला तैयार कर चुकी हैं। 10,000 अग्नि तलवारें आसमान में फैलकर युद्ध क्षेत्र को चमकदार रोशनी से भर देती हैं। हजारों जलती हुई तलवारें डीमन एम्परर के हाथ की ओर बढ़ती हैं। वे करंतार टकराती हैं और बार बार नुकसान पहुंचाती हैं। इसी दौरान एंटार फिर लिन के कानों में कहता है, तुम्हारी बहन ने अर्थ फायर पर्ल की शक्ति उधार लेकर लॉ पावर की एक झलक इस्तेमाल की है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतनी सी शक्ति डीमन एम्परर को नहीं रोक सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो तुम उसके अगले हमले से नहीं बच पाओगे। अचानक एक चमकदार तलवार बिजली की तरह आसमान में चमकती है। वो तेज गति से नीचे आती है और सीधे डीमन एम्परर के हाथ पर एक विनाशकारी वार करती है। वार सटीक बैठता है और उसकी कई उंगलियां तुरंत कट जाती हैं। मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड! ये ज़ोंग यी की डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड है। तलवार पोर्टल के सामने हवा में ठहर जाती है। अंधेरे के अंदर से डीमन एम्परर की गुस्से भरी आवाज गूंजती है, ज़ोंग यी, अपनी आधी मरी हालत में भी तुम सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? सपना देखते रहो। तलवार के अंदर से ज़ोंग यी की शांत आवाज आती है, कोशिश करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा।
अगले ही क्षण डीमन एम्परर की कटी हुई उंगलियां फिर से जुड़ जाती हैं। तलवार और दैत्य हाथ के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। विस्फोट आसमान को हिला देते हैं क्योंकि उनके हमले बार बार टकराते हैं। सभी की नजरें इस भयानक टकराव पर टिकी होती हैं। उसी समय दूसरा पोर्टल, जिसे बी और मंग रोक रहे थे, आखिरकार फटकर खुल जाता है। जंगली जानवर गर्जना करते हुए लगातार बाहर निकलने लगते हैं। युद्ध क्षेत्र में दहशत फैल जाती है। नहीं, ये बाहर आ रहा है, मैं महसूस कर सकता हूं। अनगिनत डेसोलेट बीस्ट अभी भी अंदर हैं। अगर वे बाहर आ गए तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। मिंग अपनी पूरी ताकत शांगशिया टावर में डाल देता है, दरार को रोकने की कोशिश करते हुए। इतने सारे जानवरों को देखकर बी गुस्से में चिल्लाता है, ओल्ड मंग, क्या शांगशिया टावर उन्हें सील कर सकता है? मंग जवाब देता है, अगर सिर्फ 2 होते तो शायद, लेकिन इतने सारे, ये असंभव है। फेंग अपनी तलवार उठाकर लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। मॉसिंग हाई उसके पास खड़ा होता है। अगर डेसोलेट बीस्ट का राजा अंदर आ गया तो मैं अपने परिवार की विरासत तलवार बलिदान कर दूंगा और उनके साथ मर जाऊंगा, फेंग घोषणा करता है। मॉसिंग हाई नाक सिकोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी तलवार काफी नहीं होगी, इसमें मेरे मॉ परिवार का होली हॉर्न भी जोड़ दो। जैसे ही फेंग हमला करने की तैयारी करता है, वो बी की ओर देखता है, व्हाइट गॉड, अगर हम नहीं बचे तो हमारे परिवारों का ख्याल रखना। बी गुस्से से उसे घूरता है, मूर्ख, अभी अंतिम क्षण नहीं आया है। अचानक एक आकृति तेज गति से आती है और आगे बढ़ते हुए जानवरों को काटती चली जाती है। तुम बूढ़ों, अभी जीवन और मृत्यु की बात करने का समय नहीं है। ये यान क्वांगशांग है। वो उभरते हुए जानवरों को सब्जियों की तरह काटता है। उसकी तलवार बेरहमी से चमक रही होती है। बाई उसे अविश्वास से देखता है। लॉ पावर, यान पागल, तुमने वो स्तर हासिल कर लिया। यान क्वांगशांग जोर से हंसता है। इसका श्रेय उस बच्चे लिन के लॉ डिवाइन क्रिस्टल को जाता है। मैंने वध के लॉ को समझ लिया है। एंटार की आवाज फिर आती है। देखा, यही है लॉ पावर की ताकत। डेसोलेट बीस्ट अमर नहीं है, लॉ पावर से उन्हें मारा जा सकता है। लिन लॉ डिवाइन क्रिस्टल निकालता है और पूछता है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो क्या मैं भी उन्हें मार सकता हूं? एंटार जवाब देता है, बिल्कुल। वो क्रिस्टल थंडर गॉड के जीवन का सार है। उसकी विस्फोटक शक्ति उस तलवारबाज से भी ज्यादा है। क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ते हुए लिन दृढ़ता से कहता है, मैं इस स्पेस टाइम मार्ग को नष्ट कर दूंगा। एंटार शांत स्वर में कहता है, ये मार्ग ड्रैगन एम्परर ने फॉर्मेशन और अपनी लॉ पावर से बनाया है। इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। तुम्हारी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। लिन उसे गंभीरता से देखता है। तो मेरी मदद करो, एंटार ठंडे स्वर में पूछता है। मैं क्यों करूं? लिन की आवाज स्थिर हो जाती है। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है।